Hey guys, so I am Maze and welcome to Maze Lab Physics. So आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स की. So इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1947 में. So इसको बनाने के पीछे है तीन दोस्तों का हाथ, कह सकते हैं तीन साइंटिस्ट, विलियम शॉकली, जॉन बार्डीन और वॉल्टर बर्टेन. हाँ, इनके नाम अजीब से हैं, पर हाँ, इन तीनों ने ही बनाया दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर के आने के बाद जानते हो, ये जो फोन्स हैं, ये तुम्हारे मेरा माइक या कोई भी कंप्यूटर, ये छोटा होने की कैपेबिलिटी रखने लगा. कैसे? क्योंकि इससे पहले जा तो तुम इंस्टाग्राम या फिर ये यूट्यूब ना चला पाते. ये फोन एक रूम के साइज जितना होता और सिर्फ कैलकुलेटर चलता. पर इनके इन्वेंशन के बाद अब चीजें इतनी छोटी हो चुकी हैं कि आज हमारे इतने से साइज, मतलब एक क्रेडिट कार्ड जितने साइज में हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, जैसे रास्पबेरी पाई और रास्पबेरी पाई पीको, वो तो और ही छोटा है. सो इसके इन्वेंशन से पहले क्या था? तो इसके इन्वेंशन से पहले था वैक्यूम ट्यूब. ये तुम ऐसा समझ सकते हो कि कभी कैथोड रे ट्यूब देखी है, वो सीआरटी टीवी, हाँ वैसे समझ सकते हो. ये गर्म बहुत होते थे, बढ़िया थे, पर गर्म इतने होते थे कि इनको चेंज करना पड़ता था. इनफिशिएंट थे, पावर हंग्री थे और इतना गर्म होता था कि तुम उस पर ऑमलेट सेक लो. नॉट गोना लाई, बहुत गर्म होता था. सो अब हम बात करेंगे दो टाइप के मटेरियल्स की. पहला है कंडक्टर और दूसरा है इंसुलेटर. सो ये ऑब्जेक्ट्स हैं क्या? ये कंडक्टर इंसुलेटर्स है क्या? तुम्हें पता होगा कि जो हमारे वायर्स है, इस वक्त जो लाइट जल रही है या कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं कॉपर वायर, सिल्वर वायर, गोल्ड प्लेटेड वायर्स. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो सिस्टम के अंदर गोल्ड प्लेटिंग यूज करते हैं. आजकल इतना जरूरत नहीं पड़ता, पर हाँ, वो जो पुराने बड़े डेक होते हैं उनमें गोल्ड प्लेटिंग के काम आता है. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करने देते हैं और इनकी कंडक्टिविटी, या जो तुम इसको इस साइन से डिनोट करते हो, जो कि सिग्मा भी बोला जाता है, ये 10⁻² से लेके 10⁻8 के बीच में होती है. और रेजिस्टेंस वो तो ना के बराबर होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि तुम्हारा टंगस्टन, जो कि तुम्हारे उसमें यूज होता है, क्या कहते हैं, या फिर निक्रोम हीटर्स के अंदर. ये कंडक्टिविटी तो करते हैं लेकिन रेजिस्टेंस भी काफी रखते हैं, जिसकी वजह से हीट पैदा होती है. पर उसके बाद आते हैं इंसुलेटर्स. ये कंडक्टर्स ऐसे लोग समझ लो, ये है फर्स्ट बेंचर्स, सिर्फ टॉपर है, पढ़ते हैं लेकिन इनको उसके आगे कुछ नहीं आता. ये रुक नहीं सकते, इनको रटने के सिवा कुछ नहीं आता है. पर इसके बाद आते हैं ये जो कि है इंसुलेटर्स. ये वो बच्चे हैं जो कि बैठे हैं लास्ट बेंच के अंदर. ये ना पढ़ सकते हैं ना किसी काम के, पर इन्हें सिर्फ और सिर्फ मजे करने आते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं घुमाते अपने अंदर. ये इनका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हाई होता है कि तुम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हिला के दिखा दो, मतलब 10 से मस नहीं होंगे. फिर उसके बाद आते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स. ये होते हैं मिडिल बेंचर्स. ये ऐसे है कि तुम जब टेम्परेचर इनका कम रखो, मतलब इनका दिमाग ठंडा रखो, तो ये बैक बेंचर्स की तरह परफॉर्म करेंगे. पर जैसे तुम उसमें एनर्जी डालोगे या फिर इसकी हीट बढ़ेगी, तो ये एक एक्सीलेंट कंडक्टर्स बन जाते हैं. मतलब शांत हो तो मतलब दिमाग ठंडा हो तो शरीफ, और दिमाग अगर गर्म हो रहा है तो माफिया. पर इनका कंट्रोल होता है हमारे हाथ में. और बस अगर फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज को तुम कंट्रोल कर सकते हो तो वो टेक्नोलॉजी के रूप में आ सकती है, और वो हम यूज करते हैं डिफरेंट जगह पे. जैसे कि सेमीकंडक्टर्स की चिप्स हम यूज करते हैं मोबाइल के अंदर, इस माइक के अंदर. कैमरा खुद एक सेंसर है, तो वो एक सेमीकंडक्टर से बना है. जो इतने बड़े बड़े तुम $1 मिलियन कंपनी देख रहे हो, एनवीडिया, एप्पल, तुम्हारा गूगल, ये सारे जो चिप्स बना रहे हैं एआई की रेस में लग रहे हैं. रैम चाहिए इनको ग्राफिक्स का चाहिए, ये सब सेमीकंडक्टर्स की देन है. पर हाँ, सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करना काफी एक्सपेंसिव भी होता है. अब जेईई और नीट के अंदर पूछा ना एक फेवरेट क्वेश्चन है कि ये जो एटम्स होते हैं, ये जब सिंगल स्टेट में रहते हैं तो ये नॉर्मल एनर्जी बैंड बनाते हैं, जैसे 1s 2s 2p.
पर जब बिलियंस ऑफ एटम साथ में रहते हैं एक पैक्ड सॉलिड स्टेट में, जैसे कि ये पेन, तो इनके एटम्स ओवरलैप करते हैं। पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि दो एटम सेम स्टेट शेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर अगर बिलियंस ऑफ एटम, अगर मतलब हजारों एटम आसपास, अगर उस बैंड को शेयर करना शुरू कर दे एनर्जी को, या फिर तुम उसको कह सकते हो एक कलेक्शन को कह दे, तो उसे बनाता है हमारा एनर्जी बैंड। अगर दो एटम्स आसपास आते हैं तो वो बनाते हैं एनर्जी बैंड, पर उसके लिए कंडीशन ये है कि उसका R या ग्रेटर होना चाहिए R0 से। तो अगर ऐसा होगा तो एनर्जी बैंड नहीं बनेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऑपोजिट होता है तो एनर्जी बैंड बनेगा। ये जेईई के अंदर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में पूछा भी जाता है और इजी है, कोई कठिन चैप्टर नहीं है, कठिन टॉपिक नहीं है। हे गाइस, सो ये क्या है? ये है कंडक्टिव बैंड और ये है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड नीचे वाला बैंड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, पर ये कहीं घूम नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भरे हुए हैं, और अगर भरे हुए हैं तो इनके पास स्पेस नहीं है। ये है कंडक्टिव बैंड। कंडक्टिव बैंड वो जगह है एकदम तुम्हारा घर खाली, एकदम आराम से। ये है तुम्हारा स्कूल के अंदर तुम्हारे पास बाउंडेशंस है, पर घर के अंदर तुम जितनी मस्ती करना चाहो करो, कोई रोक टोक नहीं। पर इसके बीच की जगह क्या है? इसको बोलते हैं फॉरबिडन स्पेस, या फिर नो मैन्स लैंड कह सकते हो एक तरीके से। क्यों? क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं। नो मैन्स लैंड है, या तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहेंगे या कंडक्टिव बैंड में जाएंगे, इसके बीच में नहीं जा सकते। अब ये ईवी क्या है? तुम ऐसा समझ सकते हो, जो कंडक्टर्स होते हैं इसके बीच की स्पेस गायब होती है, ये ओवरलैप करते हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा पाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। पर जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका ईजी जो होता है, ये फॉरबिडन स्पेस को कहते हैं ईजी, इसको डिनोट करते हैं। ये होता है 3 ईवी से बड़ा। और हाँ, जो इतनी बड़ी स्पेस होती है कि इलेक्ट्रॉन्स कूद के जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जा पाते, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। और तभी इस वुड, प्लास्टिक और ऐसी तमाम चीजें जैसे ये पेन, इन सब का ईजी इतना ज्यादा है कि तुम कभी इसमें इलेक्ट्रिक पास करवा ही नहीं सकते। सेमीकंडक्टर्स के लिए यही स्पेस बहुत छोटी होती है, जैसे कि वहां पे जो ईजी की वैल्यू होगी वो 3 ईवी से छोटी होगी। हाँ, हमेशा मतलब 3 ईवी से छोटा ही होना चाहिए। और सिलिकॉन की जो वैल्यू होती है, जो एक सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का सोर्स है, जो कि मोस्टली हम यूज ही करते हैं, जैसे तुम्हारे चिप्स हुए, क्वालकॉम के चिप्स, एनवीडिया के चिप्स, सारे सिलिकॉन वेपर में बनते हैं, उसकी ईजी की वैल्यू होती है 1.1 ईवी। इसको याद रख लो क्योंकि ये नीट के अंदर पूछा जाता है। और जर्मेनियम की ईजी वैल्यू होती है 0.7 ईवी। ये बहुत बढ़िया कंडक्टर्स भी हैं और इंसुलेटर्स भी हैं, दोनों एक साथ काम भी करते हैं और तुम इसको कंट्रोल भी कर पाते हो। तो यही तो मजेदार बात है सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि ये कंट्रोलेबल है, तो तुम इसको लाइट स्विच की तरह ऑन ऑफ भी कर सकते हो, इसके साथ खेल सकते हो। और ये इतने छोटे होते हैं कि आज हमारे इतने से साइज के अंदर, इतना सा, इसके अंदर बिलियन, इतने साइज के अंदर तो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं आज तो। ये चीज हुई ओनली पॉसिबल क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं। 20 रुपए दो तो एक राज की बात बताता हूं। ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, इनका टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा दो तो ये, इनका जो एक गैप होता है, ये आराम से कूद के इधर से इधर जा पाते इजीली, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। तब ये आराम से कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, वो थर्मल एनर्जी को यूज करके उतना ही अच्छा कंडक्टर बन सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यूज होता है। उसका फॉर्मूला ये रहा, तुम पढ़ सकते हो।
आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि कैसे करके सेमीकंडक्टर्स का यूज केस है, सेमीकंडक्टर बने। हमने बैलेंस बैंड, कंडक्टिव बैंड के बारे में पढ़ा। तो ये नॉर्मल बेसिक्स था। अगले चैप्टर में या फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम डोपिंग के बारे में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसेंट्रिक, एक्सट्रिंसिक, वेट अ सेकेंड, मैं गलत नहीं था, वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की था, मैं कंफ्यूज था। और हम पढ़ेंगे एन टाइप और पी टाइप के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर और मजेदार होने वाला है। अगर तुम जेई और नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेई एडवांस का एग्जाम दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए लेक्चर्स काम का हो सकता है। तुम अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो जिसके लिए ये लेक्चर्स काम के आ सकते हैं। नीट का एग्जाम अगर उन्हें देना है, जेई का एग्जाम देना, वेल that's all for today. See you around in the next video. Make sure to subscribe to our channel, press the bell icon and like this video. Well, see you around in the next video. Till then, take care and goodbye.